आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं एक पाठ जिसका शीर्षक है जूझ। यह पाठ कक्षा 12 की पुस्तक वेदांत से लिया गया है और इस पाठ के लेखक आनंद यादव जी हैं। यह पुस्तक आनंद यादव जी ने अपनी आत्मकथा पर आधारित एक उपन्यास के तौर पर लिखी हुई थी। अब हम इस भाग में, अभी तक हमने इसके 3 भाग पढ़ लिए हैं और इन तीनों भाग में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से लेखक के जो पिताजी हैं वह पढ़ाई के खिलाफ होते हैं, लेकिन लेखक को पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए लेखक और उनकी माँ इस बात की सिफारिश लेकर उस गांव के जो सभ्य व्यक्ति होते हैं, जिनके बात सभी मानते हैं, दत्ता राव जी साहब, तो उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वह उनके पिता को उनकी पढ़ाई के लिए मनाए। और दत्ता सरकार जी वैसा करते हैं और लेखक के पिताजी को आदेश देते हैं कि वह लेखक को विद्यालय जाने की अनुमति प्रदान कर दे। उसी के फलस्वरूप लेखक के पिताजी उनको विद्यालय जाने की अनुमति प्रदान कर देते हैं, लेकिन उनके सामने कुछ शर्तें रखती हैं कि तुम्हें साथ साथ खेती का काम भी करना होगा, तुम्हें वक्त रहते खेत जाना पड़ेगा और जितने भी पशु पक्षी हैं वहां उनको पानी देना होगा। लेखक उनकी सारी शर्तों को मान लेते हैं और साथ ही साथ लेखक विद्यालय जाना शुरू कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका चौथा भाग। लेखक कहते हैं कि मैं फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा। अब चूंकि लेखक ने 5वीं तक की पढ़ाई की थी, इसीलिए और उनके पिताजी ने उनका विद्यालय जाना बंद करवा दिया था, इसीलिए उन्होंने फिर से 5वीं की पढ़ाई शुरू कर दी और वह 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगे। फिर से नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वह 5वीं तक में ही तब पढ़ रहे थे। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी। अब चूंकि उन्होंने 5वीं की परीक्षा नहीं दी थी, इसीलिए 5वीं पास ना करने की जो टिप्पणी थी वह उनके नाम के आगे लिखी हुई थी। सबको लग रहा था कि वो 5वीं में फेल हो गए हैं, इसलिए वह दोबारा 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, जबकि असलियत यह थी कि उनके पिताजी ने उन्हें परीक्षा देने नहीं दी थी। अब वह 5वीं के हाजिर रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। अब जब वह पहली दिन लेखक कक्षा में गए तो वहां उनकी गली, मतलब उनके पास के घर के पास जो 2 लड़के रहते थे, तो वह सिर्फ उन्हीं 2 लड़कों को पहचानते थे और उनके अलावा वह कक्षा में किसी को भी नहीं पहचानते थे। अब लेखक ने कहा कि मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। अब जो लेखक के साथ जितने भी लड़के पढ़ते थे, अब वो सब 6वीं कक्षा में आ गए थे और लेखक एक बार फिर से 5वीं कक्षा पढ़ रहे थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अक्ल का समझता था उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई और अब जब लेखक को समझने आया कि अब उन्हें अपने से कम उम्र के बच्चों के साथ पढ़ना पड़ेगा। और जब लेखक 5वीं कक्षा में थे तब वह उनको समझते थे कि ये जो 4वीं कक्षा के जो बच्चे हैं यह कम अक्ल के बच्चे हैं और यह मुझसे छोटे हैं। लेकिन अब लेखक को दोबारा 5वीं पढ़ना पड़ रहा है और वह उन्हीं बच्चों के साथ बैठकर 5वीं पढ़ रहे हैं। इसीलिए लेखक का मन अब उदास हो गया था। अब लेखक का मन खट्टा हो गया था। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक कोने में पर जा बैठा। अब जब लेखक अपनी कक्षा में गए तो वह उन्हें पूरी कक्षा अपरिचित जैसी लग रही थी, इसलिए वह एक बेंच के एक कोने पर जाकर बैठ गए। मास्टर कौन है इसका पता नहीं, अब कौन उस कक्षा में आएगा, कौन लेखक को पढ़ाएगा, इस बात का उन्हें कोई भी पता नहीं था। पुरानी किताबों और पुरानी कापियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था, फिर भी लट्टे के बने थैले में उन्हें ले जाया था। अब चूंकि उस वक्त बहुत पुरानी बात चल रही, लेखक अपने जीवन के बारे में बता रहे हो, वह एक क्योंकि गांव में रहते थे, इसलिए वह वहां पर लट्टे के बने थैले का प्रयोग करते थे और उसमें ही वह अपनी कापी किताबों को रखते थे। अब लेखक कह रहे हैं कि पुरानी कापी किताबों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि अब तो वो एक बार फिर से 5वीं पढ़ रहे हैं, इसलिए अब नई कॉपी और नई किताबों की जरूरत होगी। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतजार में जैसे बैठा होता, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। अब लेखक बता रहे हैं कि जिस प्रकार बस अड्डे, मतलब जहाँ पर बस मिलती है, तो बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पुरानी पोटली को संभालते बैठा रहता था जैसे किसी बस के इंतजार कर रहा हो, उसी प्रकार लेखक भी अपनी कक्षा में बैठे थे और अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर, मतलब उन्होंने जो कक्षा 5 में पहले जो भी पुस्तकें किताबें खरीदी थी, उसी को वह संभाले हुए फिर से एक बार 5वीं कक्षा में आकर बैठ गए थे। और ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति जब बस के इंतजार में अपने सामान को पकड़े हुए इंतजार करता रहता है, उसी प्रकार से लेखक भी अपनी कक्षा में बैठे थे। क्या नाम है मेहमान, नया दिखाई देता है।
या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो। अब जो कक्षा के जितने भी विद्यार्थी थे वो तो लेखक को पहचानते ही नहीं थे, इसीलिए उन्होंने लेखक से पूछा कि क्या नाम है मेहमान, नया दिखाई देता है, या तुम गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो। कक्षा के सबसे शरारती चव्हाण के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। अब जो उनकी कक्षा का जो सबसे शरारती व्यक्ति लड़का था, जो चव्हाण का बेटा था, तो सब कक्षा के सबसे शरारती चव्हाण के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने का मतलब होता है मजाक उड़ाना, तो मजाक उड़ाने के स्वर में पूछा और मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। पोशाक का मतलब होता है वस्त्र, कपड़े, तो लेखक कहते हैं कि लेखक ने उस वक्त जो कपड़े पहने हुए थे वह भी अजनबी जैसे हैं। बालूगढ़ी की लाल माटी के रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही गया था। गमछा का मतलब होता है एक सूती पतला कपड़ा जिसे लोग अपने सिर पर बांधते हैं जिससे धूप ना लगे। अब लेखक जब 5वीं क्लास में फिर से पढ़ने के लिए गए तो उनकी क्लास में जो भी नए लड़के थे, जो भी उनसे छोटे थे, वो सब अब लेखक का मजाक बना रहे थे, लेखक को चिढ़ा रहे थे। और लेखक ने देखा कि उनका जो वो जिस तरह से जो कपड़े पहने हैं वो भी अजनबियों जैसे हैं, क्योंकि वह लाल रंग की धोती पहने थे और गमछा पहने थे। अब देखे तुम्हारा गमछा। अब लेखक जो गमछा ओढ़े हुए थे उसका सारे विद्यार्थी मजाक बना रहे थे और लेखक से कहते हैं कि हम भी देखें तुम्हारा गमछा। कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया। अब जो चम्हाड़ का जो लड़का था, जो कि कक्षा का सबसे शरारती लड़का था, तो वह लेखक को चढ़ाते हुए लेखक का गमछा उनसे छीन लेता है। गया अब मेरा गमछा, पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी और फट जाएगा। मन में यह सोचकर रुआसा हो गया। अब लेखक के मन में डर बैठ गया था कि अब कक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं अब वह लेखक के गमछे के साथ खेलेंगे और इस प्रकार पूरी खींचातानी में लेखक का जो गमछा है वह फट जाएगा। अब चूंकि वह तो एक बाल अवस्था में ही थे, बच्चे में थे, तो यह सब सोचकर वह रोने उनकी शक्ल रोने जैसी हो गई थी। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन लेखक ने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतारकर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुश की आवाज की। और अब जो लड़का था उसने लेखक के गमछे को से खेला नहीं, ना ही उसकी खींचातानी की, बल्कि वह तो अब उसे उस गमछे को अपने सिर पर लपेटने लगा और जो उनकी कक्षा के जो मास्टर थे तो उनकी मास्टर की नकल करने लगा था। अब इतने में मास्टर आ गए और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। अब जब मास्टर आए तो जो वो बच्चा जो कि मास्टर की नकल कर रहा था वह मास्टर के डर के कारण अब जाकर अपनी जगह पर वापस से बैठ गया। मेरा गमछा टेबल पर ही था। अब जो लेखक का जो गमछा था वह जिसे सिर पर बांधे हुए थे वह गमछा वो टेबल पर ही रह गया था। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगी। अब चूंकि लेखक उस वक्त बच्चे थे, इसलिए जब पहले दिन कक्षा में उनके साथ ऐसी घटना हुई, सारे बच्चे उनका मजाक बनाने लगे थे, तो इस घटना से लेखक भी अब परेशान हो गए थे और उनकी अब धड़कनें बढ़ गई थी और उनका दिल भी घबराने लगा था। अब रणनवरे मास्टर कक्षा में आए। अब जो मास्टर जी कक्षा में आए थे उनका नाम था रणनवरे। तो रणनवरे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे? मेरा है मास्टर। तू कौन है? अब जो नए मास्टर आए हुए थे वो लेखक को नहीं पहचानते थे क्योंकि लेखक पहली बार कक्षा में आए हुए थे। तो लेखक से मास्टर लेखक से पूछते हैं कि इस गमछा किसका है? तो लेखक कहते हैं मेरा है मास्टर। अब मास्टर पूछते हैं कि तुम कौन हो? मैं जकाते, पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। अब लेखक का नाम था जकाते। तो लेखक मास्टर को अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मेरा नाम जकाते है और पिछले साल फेल होकर मैं इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा पहले। अब जो मास्टर जी होते हैं वह लेखक से कहते हैं कि पहले तुम अपना गमछा ले जाओ। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? अब जब लेखक अपना गमछा लेने मास्टर जी के पास गए तो मास्टर जी उनको डांटते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पर ये गमछा तुमने मूर्खों की तरह इसे मेरे टेबल पर क्यों रखा है? अब लेखक कहते हैं कि मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ पर रख दिया। अब जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में पढ़ा था कि जो लेखक की जो कक्षा का जो शरारती लड़का था, चव्हाण का बेटा, वह लेखक का गमछा ले लेता है और उसे अपने सर पर बांध देता है और मास्टर की नकल करने लगता है। और जब मास्टर जी कक्षा में आते हैं तो लेखक का जो गमछा होता है वह उसे उस टेबल पर ही रख देता है।
तो मास्टर लेखक से पूछते हैं कि तुमने मूर्खों की तरह इस गमछे को यहाँ पर क्यों रखा है। तो लेखक जवाब देते हुए कहते हैं कि मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ पर रख दिया। यह चबहार का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता रहता है। कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए। अब चूंकि मास्टर जी भी जानते थे कि जो चबहार का जो लड़का था वह बहुत ही शरारती बच्चा था, तो वह मास्टर जी उसको डांटते हुए उसके पास चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और पूछताछ भी की और बामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। अब जो लेखक थे वो कक्षा में नए थे, इसीलिए मास्टर जी ने उनके बारे में उनसे सारी पूछताछ की, उनका नाम, उनका पता, उनके पिताजी का नाम पूछा और उसके बाद उनके जो पाठ्य पुस्तक की जो कविता थी वामन पंडित, उसको पढ़ाने लगे। अब बीच की छुट्टी में, मतलब जो लंच का जो टाइम होता है, तो बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की। अब जो वो चबहार का जो लड़का था वह बहुत ही शरारती तत्व था, तो जैसे ही उसने देखा कि कक्षा में एक नया लड़का आया है तो वह नए लड़के को परेशान करने लगा। तो लेखक बता रहे हैं कि बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीट करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी से पहले होने से पहले उठा ही नहीं। लेकिन लेखक ने देखा कि वो जो चबहार का लड़का था वो लेखक को परेशान कर रहा था, इसीलिए लेखक एक तरफ जाकर बैठ गए और तब तक वहां तक बैठे रहे जब तक कि विद्यालय की छुट्टी हो नहीं गई। खिलौने के लिए बनाए गए कौवे के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल हो गया था। अब लेखक बता रहे हैं जिस प्रकार से जो कोई खिलौने का जो कौवा होता है तो उस बच्चे को जब खुले में रख देते हैं तो जो जितने भी कौवे होते हैं वह जाकर उस कौवे पर चोंच मारते हैं। उसी प्रकार से जब वो कक्षा में नए गए तो सारे विद्यार्थी उनको परेशान कर रहे थे और उनका हाल भी उसी कौवे की तरह हो रहा था। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। अब लेखक हैं तो उनके मन में यह विचार आया कि मेरी ही पाठशाला के बच्चे मुझे चोंच मार मार कर परेशान कर रहे हैं। लेखक जो कि पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा उतावले थे, वो बहुत उत्सुकतावश विद्यालय गए थे। उन्होंने विद्यालय जाने के लिए कितनी मान मशक्कत की थी। तो जब उसका परिणाम यह हुआ कि जब वह विद्यालय गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ के जो नए विद्यार्थी हैं वह उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, इसीलिए लेखक का मन अब उनके विद्यालय में नहीं लग रहा है और अब वह विद्यालय से परेशान हो रहे थे। हमारे यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। इस पाठ का अगला भाग हम अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।